हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हुए वो जानते हैं, हम लोग दोस्तों यहाँ पे जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जीएस में भी दोस्तों हम लोग, जैसे अगर हम बात करें इस समय इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो लेकर दोस्तों किन पेपरों के आने वाले भविष्य में जो भी पेपर हैं यूपी स्टेट के या वनडे एग्ज़ाम जो भी होंगे, या जैसे कि यूपीपी है, वीडियो या पेड जो आने वाले हैं, उनके लिए दोस्तों हम लोग जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग बहुत ही चीज़ें, जितनी रिक्वायरमेंट है पेपर का उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग पेपर का जो टॉपिक्स होता है उसकी हर एक एंगल को टच करते हुए वहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसको टच करते हुए हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर मेरे साथ जो पीछे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने पीछे क्लास देखी तो उन्होंने फील किया होगा कि मैंने हर टॉपिक के हर एक एंगल को टच करके वहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है मैंने आपको कराया है, और बाकायदा आपको विभाजित करके डिवीज़न करके मैंने चीज़ों को पढ़ाया है ताकि आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो मेरा मोटिव ही यही है कि दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको अगर कभी भविष्य में कुछ लिखना हो तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को करा रहा हूँ, ताकि क्या हो कि कोई वनडे एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट का कोई भी पेपर हो, अगर आप उसको देने जा रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को पढ़ के आराम से, जो मैंने नोट्स बनाए उनको पढ़ के आप आराम से जीएस को, हिस्ट्री जितना मैंने पढ़ा है उतना आप दे दें, आप उतना पढ़ के अगर जाएंगे तो आपको मैं कह सकता हूँ अगर किसी पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आता है तो आप 8 से 9 आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसकी मैं आराम से गारंटी दे सकता हूँ, और हो सकता है कि 10 भी आप कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन वनडे एग्जाम में या चीज़ों में नहीं पूछा जाता है। और मैंने जहाँ तक पूछा गया है उससे एक लेयर नीचे, एक तह नीचे उतर के मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि क्या हो कि भविष्य में अगर जो कमीशन वाले हैं जो पेपर बनाते हैं, अगर वो भी क्या कहें एक लेयर नीचे उतरे तो हमारे जो लेयर है वो उसके बराबर आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल भी कराने की कोशिश की है और थोड़ा समेकित यानी संकुचित भी करने की कोशिश की है कि ना तो ज़्यादा डिटेल हो पाए और ना ही ज़्यादा तहत हम लोग करके चले जाएँ, ताकि कोई टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो, है ना। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते मैंने सारी चीज़ें कराई हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको धन्यवाद, और जो नए आज पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल पर स्वागत है उनका। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को मेरा पूरा देखें, और पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, फील आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों आज जो टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोस्तों इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे ज्योग्राफी जीएस में, और हम लोग जीएस में इंडियन हिस्ट्री क्लास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास में दोस्तों हर्षवर्धन का क्लास है। हर्षवर्धन की आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। हर्षवर्धन से पहले मैं आपको उसके कुछ पृष्ठभूमि बताता हूं कि कैसे ये साम्राज्य बना है, किस तरीके से आया है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे हर्षवर्धन पर नहीं जाएंगे। हर्षवर्धन से पहले गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद किस तरीके से ये आए हैं, इसकी चीज़ों को हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर जाते हैं हम लोग हर्षवर्धन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि दोस्तों हर्षवर्धन से पहले, क्योंकि हर्षवर्धन का जो पीरियड है उसको बोला जाता है गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्तों के बाद के काल को गुप्तोत्तर काल बोला जाता है। ठीक है, तो हुआ ये कि जब गुप्त साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, उसके विघटन के बाद हुआ क्या, जब उसके क्या कहते हैं, जब स्कंदगुप्त एक अंतिम, जो कह सकते हैं कि गुप्त वंश में अंतिम महान हिंदू शासक, मतलब अंतिम गुप्त वंश शासक था। जो स्कंदगुप्त जो था वो गुप्त वंश में अंतिम महान गुप्त वंश शासक था, यानी। ठीक है, उसके बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे हूणों का आक्रमण बढ़ने लगा। हूणों के आक्रमण के बढ़ने से क्या हुआ, ये जो गुप्त वंशी हैं, एक तो वो योग्य नहीं निकले, दूसरी चीज़ ये हो धीरे धीरे वो कमज़ोर होते चलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे कमज़ोर होते होते ये क्या होगा, सीधे मगध तक समेकित रहेगा, और बाद में विष्णुगुप्त की हत्या कर दी गई, और फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक दूसरे वंश की स्थापना हुई, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर गुप्त वंश बोलते हैं। ठीक है, उत्तर गुप्त वंश की स्थापना हुई। ठीक, तो ये हुआ। अब हुआ ये कि जब गुप्त वंश जब चरम पर था तो उस समय उत्तर भारत की सारी शक्तियां उसके नियंत्रण में थी। उसने मैंने बताया था प्रस्पोधरण की नीति के तहत उसने क्या किया था, जो उत्तर भारत जैसे विंध्य के क्षेत्र में, या आप बात कर लो मालवा के क्षेत्र में, या उत्तर भारत के क्षेत्र में, या बिहार वाले क्षेत्र में, या है ना बनारस, ये सारा क्षेत्र में उसने क्या किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया था। तो यानी इस समय कोई राजतंत्र वहाँ पर नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये कमज़ोर होने लगे, तो कमज़ोर होने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि इनकी जो इनका साम्राज्य का जो विखंडित हुआ था, उसी विखंडित साम्राज्य के ऊपर कई छोटी छोटी शक्तियाँ उभर पर आई। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जो गुजरात था, गुजरात में जो है बल्लवी के मैत्रक उभर कर आए।
ठीक है। इसी तरह अगर मालवा की बात करें तो मालवा में ओलिंकर वंश आया, जिसको यशोवर्धन जिसमें एक शासक था, है ना, ओलिंकर वंश उभर कर आया। जैसे इसी तरह फिर कन्नौज में अगर हम बात करें तो कन्नौज में मौखरी वंश उभर कर आया। ऐसे हरियाणा के थानेश्वर में देखा जाए तो पुष्पभूति वंश उभर कर आया। इसी तरह से दोस्तों बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में गौड़ वंश उभर कर आया। तो इस तरीके से कुछ और मैंने मगध बता ही दिया, उत्तर गुप्त उभर कर आए, है ना। तो ये क्या हुआ, जब गुप्त साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, कई छोटी छोटी कई शक्तियां उभर कर आई, एक क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आई, ठीक है। तो इन्हीं में दोस्तों, इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में एक था हर्षवर्धन का साम्राज्य। दोस्तों हर्षवर्धन का भी जो वंश था जिसको हम लोग पुष्पभूति वंश बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं में थे, एक था पुष्पभूति वंश, है ना। जब गुप्त वंश पुष्पभूति वंश, ठीक है, इसको वर्धन वंश भी बोला जाता है, ऐसे करके इसको वर्धन वंश भी लिख सकते हैं, वर्धन वंश, ठीक है। तो ये वंश आया, है ना, क्यों, जब गुप्त साम्राज्य विकसित हो गया तो ये थानेश्वर हरियाणा में ये वंश उभर कर आया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो, हाँ, ठीक है, उभर कर आया। और फिर इसमें क्या हुआ, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, पुष्पभूति वंश। अब पुष्पभूति वंश के बारे में अगर हम जानकारी का स्रोत देखें, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक तो उसमें हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे, ठीक है। तो पुष्पभूति वंश की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्र क्या कहते हैं, इसके स्रोत की जानकारी के स्रोत, यानी जानकारी के स्रोत, ठीक है, जानकारी के स्रोत। दूसरी चीज, पहला हमको ये पता होनी चाहिए जानकारी के स्रोत क्या थे, दूसरी स्रोत, दूसरा ये जानेंगे इसका क्षेत्र क्या था, ठीक है, क्षेत्र क्या था। तीसरा इसमें जानेंगे हम लोग काल कहाँ, कौन से किस काल में थे ये, या पहले काल जानेंगे फिर क्षेत्र जानेंगे, ठीक है। डी की बात करते हैं तो प्रमुख राजा, तो प्रमुख राजा में सिर्फ हमको 3 के बारे में देखना है। प्रमुख राजा पुष्पभूति में अगर हम बात करें तो 3 के बारे में हमको जानना है। एक तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, दूसरा राज्यवर्धन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों के बारे में जानेंगे, मेनली तो हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन, देखो हम सीधे हर्षवर्धन पे नहीं जा रहे क्योंकि उससे पहले भी कुछ रहा है इतिहास, तो उसको जानेंगे, बस इसके बारे में और कुछ नहीं जानेंगे। इनके प्रशासन के बारे में हमको, गुप्तों जैसा इनका प्रशासन रहता है, जैसे गुप्तों ने प्रशासन अपनाया था, इन्होंने अपने क्षेत्र में वैसा ही प्रशासन अपनाया था, ठीक है। तो इनके प्रशासन के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और सांस्कृतिक उपलब्धियां तो मैं क्या करता हूँ, राजाओं के पढ़ाते समय ही उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां होती है उन्हीं के साथ मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो जानकारी का स्रोत क्या है, दूसरा इनका क्षेत्र क्या है, दूसरा इनका, तीसरा इनका काल क्या है, तीसरा इस वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से थे। अगर आप इस वंश से संबंधित इतना जान लेते हैं तो आपकी इस पे पढ़ाई पूरी हो जाती है और आपका क्वेश्चन यहाँ से आराम से हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पानी पी ले मुझे। हाँ, तो दोस्तों अगर हम जानकारी की इनकी स्रोत की बात करें तो सबसे पहला बाणभट्ट की हर्षचरित, पहला सो स्रोत, आप स्रोत हेडिंग डालेंगे और आप लोग लिखेंगे पहला, तो साथ साथ में लिखते चलना है, बाणभट्ट की हर्षचरित, बाणभट्ट की हर्षचरित, ठीक है। एक तो ये इनकी जानकारी का स्रोत है। दूसरा इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, वेन सांग की स्वीकी, वेन सांग की पुस्तक CU की, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया चुका हूं मैं आपको, CU की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फयान के बारे में, फयान भी भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखता है। ऐसे जैसे अगर हम मध्यकाल में जब हम जाएंगे तो अलबरूनी के बारे में हम पढ़ते हैं, अलबरूनी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखता है, अमीर खुसरो हैं। तो कुछ ऐसे भारत में आने वाले, है ना, कुछ ऐसे यात्री रहे हैं या ऐसे लेखक रहे हैं या ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिनसे जिनके अध्ययन से हमें क्या है, भारतीय के उस समय के कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन भारत के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इनको अलग से पढ़ते भी हैं, हालांकि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज इसके बारे में एक जानकारी का और स्रोत है, रवि कीर्ति का एहोल स्वरूप, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख, रवि कीर्ति का एहोल
प्रशस्ति लेख, प्रशस्ति लेख, ठीक है। ये 3 चीज इसकी जानकारी के स्रोत हैं। बात ये है ना, रवि कीर्ति के ऐहोल की बात अभी हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हर्षवर्धन विंध्य के दक्षिण में अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा लेकर जाता है नर्मदा के दक्षिण में, तो क्या होता है वहाँ पे बादामी के चालुक्य वंश शासक कर रहे होते हैं महाराष्ट्र के इलाके में, ठीक है। बादामी होता यह है कि बादामी के चालुक्य से और क्या होता है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन से लड़ाई होती है। तो इसमें यह होता है कि हर्षवर्धन जो होता है बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है और फिर वो क्या करता है, वापस चला जाता है। इस चीज की जानकारी एक तो हमें होइंसांग की पुस्तक सियूकी से मिलती है और दूसरी रवि कीर्ति का ऐहोल प्रशस्ति लेख से, ठीक है। तो ये भी एक जानकारी का स्रोत हुआ इसीलिए, ठीक है। बाणभट्ट की हर्षचरित तो दोस्तों कोई नहीं जानता, और होइंसांग इसी के दरबार में आया था, इसी के शासनकाल में भारत में आया था, ये चीज़ इसके बारे में पता है, ठीक है। इसके दरबार में नहीं आया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके समय में ये भारत की यात्रा पर आया था। होइंसांग 15 वर्षों तक इसने भारत में यात्रा की थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसने लगभग पूरे भारत की यात्रा की थी, ठीक। तो ये दोस्तों स्रोत के बारे में हो गए। अभी मैं इनकी स्रोत के बारे में बात करूंगा, जब हम हर्षवर्धन पढ़ते चलेंगे तो हर्षवर्धन के साथ साथ स्रोत भी देखते चलेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्र की। तो क्षेत्र जो था इनका दोस्तों, ये पहले थानेश्वर के हरियाणा में जो क्षेत्र है ना, हरियाणा के थानेश्वर के पास पहले ये इनका क्षेत्र था राजवर्धन के साल में। फिर क्या किया है, जो अब हर्षवर्धन जब शासक बना है तो हर्षवर्धन ने लगभग पूरे भारत, लगभग पूरे संपूर्ण उत्तर भारत पर, ठीक है, उसने जो कश्मीर का एरिया है उसको छोड़ दिया जाए तो कश्मीर के इलाके को छोड़कर लगभग उसने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया। संपूर्ण भारत को नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में ले आया, है ना। इसकी जानकारी हमें इससे क्या है, होइंसांग की पुस्तक सियूकी से मिलती है। वो कहता है कि जब एक बार इसने सभा बुलाई थी तो उस समय कर देने वाले 20 राजा इसके यहाँ आए थे। तो ये किन राजाओं की बात कर रहा है, तो हो सकता है ये उत्तर भारत में हो। अब ये कैसी, मतलब 20 राजा वास्तव में उत्तर भारत में उस समय थे कि नहीं थे, ये डिबेट का विषय नहीं है, बट ये चीज़ तो जरूर है कि उस समय उत्तर भारत में सबसे महान शासक के रूप में यही उभर कर निकला है और उसने लगभग अपने कंटेम्प्रेरी जितने भी शासक थे सबको हराकर उनके क्षेत्र को नियंत्रण किया था। इस चीज़ की तो हम लोग दावा कर सकते हैं, ठीक है। 20 थे ये अतिरंजित है, बट उसने उत्तर भारत को जीता था, ये अतिरंजित नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये उत्तर भारत को जीतने के बाद ही तो ये विंध्य के दक्षिण में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले उत्तर भारत को नहीं जीतेगा पहले दक्षिण भारत को जीतने चला जाएगा, नहीं, पहले उत्तर भारत को जीतेगा, इसी के बाद वो विंध्य के पार जाएगा। तो इस चीज़ की तो हम लोग श्योरिटी दे सकते हैं कि वो पहले ये उसने उत्तर भारत को जीत लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल बेझिझक होकर मान सकते हैं। 20 राजाओं की अतिरंजितता हो सकती है, बट उत्तर भारत को जीता ये नहीं होता। इसके बाद हम लोग दोस्तों काल की बात करते हैं। क्षेत्र मैंने बता दिया दोस्तों, ठीक है, क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा, ठीक है, बस सुन लेना इस चीज इसके बारे में। अभी जब हर्षवर्धन है हम पढ़ाएंगे तब हम लिखाएंगे चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि और तो सब कहानियां हैं। इसके बाद आती है दोस्तों काल। तो काल दोस्तों अगर हम बात करें तो काल दोस्तों ये शुरू होता है 7वीं सदी में, 7वीं सदी। अब हम इस वंश का काल बता रहे हैं, ना कि हर्षवर्धन की अगर काल बात करेंगे तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा ये, ठीक है, 647 ईस्वी तक रहा, है ना, 7वीं सदी के मध्य, ठीक है, 7वीं सदी के मध्य। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो काल है, इस वंश का जो काल है 7वीं सदी के मध्य, यानी पूर्व, देखो 606 से 647 तक रहा, ठीक है। तो ये इसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इस वंश का समाप्त हो गया। तो प्रमुख राजा के बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो इस चीज़ के बारे में हो गई। फिर हम बात करते हैं दोस्तों प्रमुख राजा जो थे प्रभाकर वर्धन जो थे, प्रभाकर वर्धन, इससे पहले और राजा हैं बट हमको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है तो हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं दोस्तों प्रभाकर वर्धन जो था वो हर्षवर्धन में, वो सॉरी दोस्तों, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश जो था उसमें शासक था। और प्रभाकर वर्धन जो थे राजवर्धन एवं हर्षवर्धन इन दोनों के पिता थे, यानी ये राजवर्धन एवं हर्षवर्धन दोनों भाई थे। हुआ ये था, और इनकी एक पुत्री भी थी प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी थी, उसका नाम था राजश्री। और प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी जो राजश्री, उसका विवाह जो कर दिया था इन्होंने कन्नौज के मौखरी वंश ग्रहवर्मा के साथ, है ना, जो कन्नौज का जो शासक था ग्रहवर्मा, उसके साथ इन्होंने इसका विवाह कर दिया राजश्री का। हुआ ये कि प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, राजवर्धन राजा बने। राजवर्धन जब राजा बने तो उसमें एक घटना ये घट गई कि इनके जो इनके बहनोई थे ग्रहवर्मा का क्या कर दिया दोस्तों, हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, एक तो मालवा के जो क्या थे ओलिंकर वंश, मैंने बताया था मालवा के ओलिंकर वंश जो थे उसका एक शासक था गेवगुत, और गौड़ शासक, बंगाल के गौड़ शासक जो शशांक था, इन दोनों ने मिलकर कर दिया
ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। जब ग्रह वर्मा की हत्या कर दी तो राजवर्धन ने अपने जो अपने बहनोई हैं उनकी जो हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए क्या किया, इन पर आक्रमण किया, है ना। तो उसने क्या कर दिया, मालवा के शासक को तो हरा दिया, और हराने के बाद क्या हुआ, इन दोनों ने गोड़ जो मालवा का शासक देवगुप्त और शशांक, इन दोनों ने मिलकर एक चाल चली, और इन्होंने एक संधि के तहत राजवर्धन को बुलाया, और वहाँ क्या कर दिया, जो गौड़ शासक शशांक है उसने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, तो जब राजवर्धन की हत्या हो गई तो इसके बाद हुआ कि राज्य रिक्त हो गया, पुष्यभूति वंश में जो राज्य था सिंहासन रिक्त हो गया। और हर्षवर्धन जो थे, ऐसा बहुत सारे इतिहास का, जैसे बाणभट्ट ही लिखते हैं अपने हर्षचरित्र में कि जो हर्षवर्धन है वो राजा बनना नहीं चाहता था, है ना। वो अपने भाई की मृत्यु के बाद भी वो राजा बनना नहीं चाहता था, बट लोगों ने, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, वहाँ की जनता ने बहुत फोर्स किया कि आपको हमारा शासन, हमारे राज्य वंश का शासन संभालना होगा और आपको उत्तराधिकार की दायित्व निभाना होगा। तो बहुत ज़्यादा कहने सुनने पर, लोगों के कहने पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने राज्य को संभाला। और राज्य को संभालते ही इन्होंने सबसे पहले ये निश्चय किया कि हम जो हर्षवर्धन ने ये निश्चय किया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, मालवा के वंश को समाप्त करेंगे और गौड़ वंश के जो शासक उसको हराकर अपने जो बहनोई या अपना जो भाई है उनकी मृत्यु का बदला लेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में जब ये अपनी सेना लेकर निकले तो इन्होंने क्या किया कि मालवा के शासक को तो हरा दिया, और जब ये गौड़ शासक को हराने के लिए निकल रहे थे तो क्या हुआ, जो राजश्री थी उनकी बहन, वो क्या हुई, वो सती होने के लिए निकल पड़ी। जब ये समाचार हर्षवर्धन को पहुंचा तो हर्षवर्धन क्या किया, अपनी सेना का नेतृत्व किसी और को छोड़कर वहां से राजश्री को बचाने के लिए निकल आया। ठीक है, राजश्री क्या हो रही, सती होने जा रही थी, तो सती होने से रोकने के लिए वो चला आया और सती होने से उसको बचा भी लिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ, उसको उनका जो वंश था, कन्नौज वंश में रहती थी ना राजश्री, मौखरी वंश में, वहाँ उनको रानी बनाया, बट उन्होंने राजकाल संभालने से मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, जो कन्नौज का जो मौखरी वंश है वो क्या हुआ, ये हर्षवर्धन के अधीन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब इस तरीके से क्या हुआ, हर्षवर्धन राजा बन गया, और फिर इस तरीके से ये मौखरी वंश का विवाद भी, तो मौखरी वंश इसके अधीन आ गया। और क्या हुआ, मालवा को इसने हरा दिया, वो भी उसके अधीन आ गया। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। फिर इसके बाद इसने क्या किया, देखो अब शशांक को इसने अपने राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद हराया कि नहीं हराया, इसको लेकर बहुत सारा विवाद है। बट इसके एक अभिलेख से ये पता चलता है, ठीक है, कि जो क्या कहते हैं, गौड़ वंश जो शशांक है, गौड़ वंशी जो शासक शशांक है, वो 619 ईस्वी तक बंगाल में शासन कर रहा था। तो 619 ईस्वी तक जब बंगाल में शासन कर रहा था तो हर्षवर्धन तो बैठे हैं 606 में, और 619 यानी इसने अपने सिंहासन के तुरंत बाद शशांक का अंत नहीं किया, बाद में इसने शशांक को हराया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में कहानी थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीधे हर्षवर्धन पर आते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। इसमें कुछ नहीं, इसमें कहानी है, और जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने लिखा है ना वो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट आएगा। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों हर्षवर्धन की। हमने हर्षवर्धन तक की कहानी सुना दी, आपको ले आया मैं हर्षवर्धन तक। ठीक है, ये बैकग्राउंड था हर्षवर्धन का। तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, शासन किया। ठीक, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखते चलेंगे, इसके बारे में कुछ चीज़ लिखते चलेंगे। देखो इसने क्या किया, इसने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, है ना। इसने लगभग पूरे उत्तर भारत में कश्मीर माइनस कश्मीर करके इसने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। ठीक है, इसकी जानकारी वेनशांकी
स्यूकी से मिलती है, कि स्यूकी से मिलती है। स्यूकी पुस्तक है ना इसकी, से मिलती है, जिसमें वह कहता है, कौन कहता है? ह्वेनसांग। जिसमें वह कहता है कि एक बार हर्षवर्धन ने एक सभा बुलाई थी, जिसमें उसको कर देने वाले हर्षवर्धन को, यानी उसको मतलब हर्षवर्धन को, उसको कर देने वाले 20 राजा उपस्थित हुए थे। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि उसने उत्तर भारत को जीत लिया था। ठीक है, ये हमने ये भी बताया आपको क्यों हमको ऐसा लगता है। हो सकता है कि भले 20 राजाओं की कहानी अतिरंजित लगती हो, बट एक चीज़ ये श्योर है कि जब तक वो उत्तर भारत को नहीं जीतेगा तब तक वो दक्षिण भारत को जीतने नहीं जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भारत को जीतने के बाद ही वो दक्षिण भारत गया होगा, ये तो श्योरिटी रहेगी। तो इस चीज़ से भी इसकी थोड़ी कम है ना। ठीक, ये चीज़ हो गई। दूसरा इसके बारे में लिखो। उसने कई विद्वानों को संरक्षण दिया। वह स्वयं भी विद्वान था। हर्षवर्धन उसने नागानंद, ये लिख लेना, ये पुस्तकें हैं, इसकी रचना है ये नागानंद, रत्नावली, इन पे अलग से अंडरलाइन करें, रत्नावली, प्रियदर्शिका की रचना की। ऐसे लिखो, उसे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका का रचयिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले इतना लिखिए। उसने कई विद्वानों को संरक्षण दिया, वह स्वयं भी विद्वान था, उसे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका का रचयिता कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऊपर वाला मिटा लूँ पहला। तीसरा इसके बारे में, इसके दरबार में बाणभट्ट जैसा विद्वान रहता था, जिसने हर चरित्र, ये तो सबको पता रहता है इसके बारे में। इसकी दूसरी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता रहता है बाणभट्ट की हर चीज सबको। जिसने हर चरित्र एवं
कादम्बरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक होगा इसी, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। कादम्बरी, ठीक है, जिसने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है की रचना की। ठीक, ये पता होना चाहिए। इसी में लिखो चौथा, इसी के समय वेनसांग ने भारत की यात्रा की। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ कि इसके दरबार में आया था, उसके दरबार में नहीं आया था, वेनसांग कभी इसके दरबार में नहीं आया। ठीक है, इसी के समय वेनसांग ने भारत की यात्रा की। ठीक है, ये याद रखना है, इसी के समय वेनसांग ने भारत की यात्रा। लगभग 15 वर्षों तक वेनसांग भारत में रहा। और क्यों आया था? ये बौद्ध ग्रंथों को संकलित करने के लिए भारत में आया था, है ना। बौद्ध ग्रंथों को संकलित करने के लिए ये भारत में आया था, ठीक है, बौद्ध धर्म की। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कहा है? इसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें इसकी अगर सीयू की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे उस समय शीलभद्र थे, शीलभद्र प्राचार्य थे। और कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की में जो था प्रतियोगिता के आधार पर क्या होता था, नियुक्ति, मतलब लोगों को प्रवेश मिलता था, जिसमें सिर्फ 10% लोग ही उस परीक्षा को पास कर पाते थे। मतलब इतनी कठिन, विश्व की सबसे कठिन जो प्रतियोगी परीक्षा होती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए ली जाती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, और इसने ये भी कहा है कि जो हर्षवर्धन है उसने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च और व्यवस्थापन के लिए 200 गांव दान दिए थे। 200 गांव का दान दिया था। ये चीज़ कौन बताता? ये हेनसांग ही बताता। तो हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय भारतीय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। उस समय, जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पीक पर था, उस समय पूरे विश्व में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसमें इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से अध्ययन चलता हो। ठीक है, तो उस समय विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में हमें ख्याति प्राप्त था नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो शीलभद्र इस समय इनके, ठीक है, और चीज़ें हैं। मैं कभी नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर अलग से एक आपके पास क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो आप बहुत अच्छे से, ठीक है, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसी के समय हेनसांग ने भारत की यात्रा की। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसकी पुस्तक तो आपको पता ही है, सीयू की है ना। मैं इसे लिख दे रहा हूँ, आप भी ऐसे करके लिख लीजिएगा। सीयू की पुस्तक हो गई। इसी ने बताया कि वेनसांग ने, इसी ने बताया कि हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय पूरा लिखिएगा को 200 गांव दान दिए। ठीक है, 200 गांव दान दिए। ठीक है, अब ये क्यों दिए तो मैंने बता दिया, उसके खर्च और प्रशासन को चलाने के लिए 200 गांव दान दिए। ठीक है, तो ये इसके हर्षवर्धन हेनसांग के बारे में बताएं। और इसने लगभग भारत में 15 वर्ष तक रहा। 15 वर्ष तक भारत में रहा। ये पढ़ने का, लिखने का एक बुक्स, वो नोट्स बनाने का तरीका होता है। जैसे किसी चीज़ के बारे में लिखना है आपको अच्छे डिटेल से, तो आप उसको एक डब्बे के अंदर कर लीजिए, उसके बाद एरो बना उसमें लिख लीजिए। वरना क्या होगा, जब पॉइंट में लिखते हैं तो थोड़ा क्या होता है, हमको अलग से फिर उसकी हेडिंग देनी पड़ती है। बट यहाँ पे अलग से हेडिंग नहीं है। देखो मैंने क्या कर दिया, इसी में एरो लगा दी तो पता चलेगा कि ये सब हेनसांग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऐसे थोड़ा लिखने, नोट्स बनाने का और पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी, तो ये मैंने बता दी इसके बारे में। तो अगर जैसे कभी कंफ्यूज हो जाओ कि हर्षवर्धन हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, फयान किसके शासन, तो हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग हा और हर्षवर्धन हा। तो फयान आपके दिमाग में अपने आप अकॉर्डिंग आ जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फयान आया था। ठीक है, ये कभी कभी कंफ्यूज। और ये चीनी यात्री था। ठीक है, याद रखना, ये चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था। तो ये इतनी आपको चीज़ें पता हो गई होंगी। ठीक,
मैं फिर अब नीचे में डाल रहा हूँ और पूरा में डालूंगा, मैं फिर से इसको पॉइंट में लिखूंगा और एक दो पॉइंट इसमें अभी लिखाने मुझे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे फिर से, इसमें 4 पॉइंट हो गए। देखो मैं इसको बारे में एक चीज बता देता हूँ बट लिखाऊंगा नहीं। इसको भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा जाता है। ठीक है, बट इसके पीछे क्या है, इसके पीछे डिबेट है। बहुत सारे इतिहासकार इसको भारत का अंतिम महान हिंदू शासक मानते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो राजपूत थे वो भी महान हिंदू थे, वो भी उत्तर भारत में ही थे, है ना। उत्तर भारत को इनको जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो हर्षवर्धन है, इसको उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है। बट अगर आप देखेंगे तो जो प्रतिहार है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो शासक हुए हैं वो भी उत्तर भारत में ही थे। ठीक है, वो भी बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बंगाल में पाल को देखेंगे तो पाल भी बहुत शक्तिशाली थे। इसी तरह हम मालवा में दोस्तों यशोवर्धन को देखेंगे तो वो भी बहुत शक्तिशाली थे। तो उत्तर भारत में इनके बाद भी कई शक्तिशाली राजा हुए हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये भारत के अंतिम महान हिंदू शासक थे, है ना। ये भारत में, उत्तर भारत में कह सकते हैं, उत्तर भारत पर नहीं, है ना, नहीं ये कह सकते हैं उत्तर भारत पर अंतिम महान शासक थे ये। उत्तर क्या कहते हैं, उत्तर भारत में नहीं। अब ये इतना क्रिटिकल शब्द मत जाइए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उतना रह लीजिए, आपके पेपर में नहीं आएगा आपको ये सोचिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बारे में और एक चीज़ लिखो, 5वां पॉइंट लिखो। इसके शासनकाल में मात्र एक सिक्का मिला है हमको, पूरे शासनकाल से जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें मात्र एक सिक्का मिला है। और एक सिक्का कौन सा है, तो ये कौन सा, इसके शासनकाल का मात्र एक सिक्का मिला है, एक सिक्का मिला है, जिसमें, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें उमा महेश्वरी का अंकन है, जिसमें उमा महेश्वरी का अंकन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज का अंकन है, तो उमा महेश्वरी का अंकन है। ठीक है, ये चीज हो गई। 6वां पॉइंट लिख लो, वही ऐहोल प्रशस्ति लेख के बारे में बचा है, वो जो स्रोत भी था। तो क्या हुआ, जब इसने उत्तर भारत को जीत लिया, उत्तर भारत को जीतने के बाद क्या हुआ, ये नर्मदा नदी के बिंद के दक्षिण में इसने विजय अभियान शुरू किया, दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास किया। बट जैसे ही जब ये दक्षिण भारत में जब ये जैसे बिंद के दक्षिण में पहुंचा, तो नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर दोस्तों क्या हुआ, इसकी जो है, इसका संघर्ष हुआ किसके साथ, बादामी के चालुक्य से, जो उस समय शासक था बादामी पुलकेशिन द्वितीय, उससे क्या हुआ, इसके बीच में युद्ध हुआ। और क्या हुआ, ये युद्ध में बादामी के चालुक्य से हार गया, यानी पुलकेशिन द्वितीय से हार गया, और हारने के बाद ये दोस्तों लौट गया। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में ही इसने विजय हासिल की, दक्षिण भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया था, बट हार गया। इसके बाद वो दक्षिण भारत दोबारा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिखो, जब यह दक्षिण भारत के विजय की महत्वाकांक्षा लेकर मैं एक ही में सबको लिखा देना चाहता हूँ, महत्वाकांक्षा लेकर बिंद के दक्षिण पहुंचा, तो इसका बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, पुलकेशिन द्वितीय के साथ
संघर्ष हुआ, संघर्ष मतलब युद्ध हुआ, संघर्ष युद्ध ऐसे लिख लो, हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। ये मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई, क्योंकि जब हम स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखता है। जैसे हम ह्वेन सांग की स्वीकी पढ़ते हैं तो ह्वेन सांग की स्वीकी में भी लिखता है कि जो हर्षवर्धन है वो बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, यानी हारा, हर्षवर्धन की पराजय हुई। इसी तरह जब रवि कीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति लेख को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखता है कि जो क्या है, हर्षवर्धन की हार हुई, पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन की पराजय हुई, ये लिखते हैं। तो इसलिए मैंने उसको पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई ये शब्द नहीं लिखा, ठीक है। और इसकी जानकारी कैसे मिलती है हमें, तो इसकी जानकारी लिख लो, इसकी जानकारी ह्वेन सांग की स्वीकी तथा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि, ऐसे लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो। इसकी जानकारी ह्वेन सांग की स्वीकी CUकी तथा पुलकेशिन द्वितीय के पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति ऐसे लिखिएगा, रवि कीर्ति के ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि रवि कीर्ति किसका दरबारी था, तो पुलकेशिन द्वितीय का। और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में ही उसने क्या कर दिया, ऐहोल प्रशस्ति लेख को खुदवाया है, लिखवाया है। ये चीज़ आपको पता रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, हो सकता है कि आपको ऐसा कोई चीज़ें नहीं बताता है। मैंने आपको हर एक चीज़ को पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की है। जिस एंगल से क्वेश्चन आ सकता है उस एंगल से आप पढ़ें। मेन मकसद यही होता है। देखो PPT से अगर मैं पढ़ाता तो मैं इतना ओपन होकर आपको नहीं बता सकता हूँ। रीज़न ये होता है कि PPT लेकर आऊँगा मैं, वो जो उसमें लिखा हो वही, बट यहाँ पर मेरे ज्ञान की भी परीक्षा होती है, क्योंकि जब मैं बिना PPT पढ़ाता हूँ तो मेरा नॉलेज का भी चेकअप हो जाता है कि मैं किस तरीके का पढ़ा सकता हूँ या मैं किस तरीके का पढ़ाता हूँ या मेरा नॉलेज किस तरीके का। बट अगर हम PPT से पढ़ाएंगे तो आप मेरे नॉलेज को चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो लिखा मैं वही बोल दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो तो 10th क्लास का बच्चा लेकर आएगा, अगर GS पढ़ाना चाहे तो वो PPT लेकर 10th क्लास का बच्चा भी ग्रेजुएट के पढ़ा सकता है, क्योंकि PPT में क्या सिर्फ पढ़ना ही तो है, पढ़ के उसी चीज़ को बता देना। तो PPT से पढ़ाना कोई बड़ा बात नहीं होती, बड़ी बात होती है कि आप लिखें, उसको समझाएं, उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करें। और एक्सप्लेन करते समय क्या होता है, जब PPT रहती है ना तो बंद जाते हैं, मगर हम क्या है, बिना PPT बंधे नहीं रहते, हम चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मेरे साथ आपको बस ये थोड़ी दिक्कत आपको मुझे फील है कि आप हो रही होगी कि मैं लिखाता हूँ। लिखाने से दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको दोस्तों फ़ायदा होगा, आपको याद होगा आपकी चीज़ें, आपको अच्छा नोट्स बन जाएगा। अब मैं बता दूँ ना, आप इसको पढ़िएगा, इसके बाद हर्षवर्धन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप पढ़ के देखिएगा। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाए हर्षवर्धन को तो मुझे बताइएगा। मैंने वो भी चीज़ बताई यहाँ पे जो आपके पेपर में, शायद इस पेपर में, इन पेपरों में तो ना पूछी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि मैं इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ाने का चीज़ें, यही मकसद रहता है कि आपकी चीज़ें हो सकें, ठीक है। तो आप उसका फ़ायदा भी लें और आपको चीज़ें दूसरे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आज दोस्तों मतलब ये हर्षवर्धन का टॉपिक था, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अब हम लोग कल, अगर आप लोग चाहें तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि मैं दोस्तों आपको, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि जब गुप्त वंश में ये क्या होता है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन के बाद का जो काल होता है उसको कहा जाता है सामंतवाद का काल, ठीक है। और यहीं से दोस्तों क्या होती है, पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है। पूर्व मध्यकाल मतलब दोस्तों क्या होती है, 750 या 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच के जो काल होता है उसको पूर्व मध्यकालीन काल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में भी कई राजा हुए हैं, जैसे चोल वंश आया है, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट के बेंगी, ठीक है, पांड्य, ठीक है, चोल, चेर, इनके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ अगर पढ़ाऊँ, अगर आपको लगे, क्योंकि ये देखो सिलेबस में नहीं है इनके, बट मैं चाह रहा हूँ अगर आपको पढ़ा दूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, वरना मैं पल सीधे लेकर आऊँगा मोहम्मद गजनवी का हमला, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट करके अगर बताएंगे
तो मैं शुरू करूंगा, अदरवाइज मैं वहीं से सीधे महमूद गजनवी का जहाँ से हमला हुआ वहाँ से मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम है आज आप लोग जब तक मेरी क्लास होने से पहले तक अगर आप लोग बता देते हैं तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊँगा। मुझे पढ़ाने में भी और अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि आपका पूरा एक सिलेबस कवर हो जाएगा, जो प्राचीन इतिहास है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है, ये चीज़ें। और एक दिन मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि जो इतिहास है, इतिहास का विभाजन किस तरीके से प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में किस तरीके से किया गया डिवीज़न, इसको भी एक दिन दोस्तों मैं किसी दिन सेपरेट क्लास लेकर आऊँगा, उस दिन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों काम ये रहेगा आज का कि आप लोग मुझे बताएंगे कि दोस्तों ये चीज़ें पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ। अगर नहीं पढ़ाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधे महमूद गजनवी के हमले से लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, कल से टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और दोस्तों अपने दोस्त रिलेटिव जो भी जानने वाले जो पढ़ने वाले हैं उनको दोस्तों शेयर करें और लोगों को बताएं दोस्तों इस तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।